हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41A फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये जो वर्कशीट है आपकी 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रस सिद्धांत पार्ट 1। ठीक है, सो इस वर्कशीट में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की वर्कशीट में आपको MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले आपको समझाया गया है रस के बारे में और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जब आप सब्जी खाते हैं तो नमक का स्वाद मिलता है। तो जब हम सब्जी खाते हैं तो बिना नमक के जो सब्जी है हमारी वो बड़ी स्वादहीन हो जाएगी। क्या आपको सब्जी में नमक दिखता है? तो क्या आप सब्जी में नमक को पहचान सकते हो? आप कहोगे नहीं, पहचान तो नहीं सकते, हम केवल उसको क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे फील कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें आपको पानी या आटा दिखता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही साहित्य में भी एक ऐसा अंग है जिसकी अनुभूति अर्थात महसूस करना तो हम करते हैं किंतु वह हमें दिखता नहीं है। यानी हम जो रस होते हैं उनको केवल महसूस कर सकते हैं, किसी भी जो है साहित्य में उसको हम देख नहीं सकते। जिस तरह हम सब्जी में नमक नहीं देख सकते, आटे में पानी नहीं देख सकते, ऐसे ही हम साहित्य में रसों को देख नहीं सकते, उनका केवल हम महसूस कर सकते हैं, उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। इस कार्यपत्र के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उसी महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो कुछ हमें अनुभूति होती है, यानी महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही क्या कहा जाता है? उसको रस कहा जाता है। तो जो आनंद की अनुभूति होती है, चाहे हम जो काव्य या साहित्य को जब हम पढ़ते हैं या उसको हम सुनते हैं, तो उसको सुनने में जब हमें एक आनंद की अनुभूति जो होती है उसको क्या कहा जाएगा? उसको रस कहा जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए रस के अंग जो है वो कौन से हैं? रस के 4 अंग होते हैं। एक है स्थायी भाव, एक है विभाव, एक अनुभाव और नेक्स्ट है संचारी भाव। तो ये रस के जो है क्या हैं? रस के 4 अंग होते हैं। इस कार्यपत्र के माध्यम से हम स्थायी भाव और विभाव के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। अनुभाव और संचारी भाव हम नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी 41B जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव क्या हैं। तो स्थायी भाव ये वो भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। वो कैसे भाव हैं? वो स्थायी भाव होते हैं। जैसे जो देशभक्त है उसके मन में अपने देश के प्रति जो भाव होते हैं, जो एक रिस्पेक्ट होता है, जो सम्मान होता है, जो देशभक्ति होती है, वो जो है उसके मन में स्थापित ही रहेगी। उसके भावों को अगर कोई किसी दूसरे कंट्री की बहुत तारीफ करता है तब भी अपने देश में चाहे कितनी ही कमियां हों, लेकिन एक देश के प्रति जो प्रेम है वो स्थायी रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आज हमें पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, कल हमें चीन अच्छा लगेगा, उसके बाद हम सोचेंगे भारत अच्छा लगा या नहीं लगा। ऐसा नहीं है। हमारे एक अपने देश के प्रति जो भाव रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, उनको किसी भी दूसरे भावों के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस का भी एक स्थायी भाव होता है। कुल स्थायी भाव की संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, यानी कुल स्थायी भाव कितने हैं? वो 9 है, क्योंकि मूलतः रसों की संख्या भी 9 जो है कही गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या भी 9 बताई है, किंतु 2 रस जो हैं वात्सल्य और भक्ति को अलग रस जो है वो माना जाने लगा है। इसलिए अब जो रसों की संख्या है वो कितनी कही जाती है? वो 11 कही जाती है। विभाव, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विभाव का मतलब क्या है। हमने स्थायी भाव का मतलब पढ़ा कि उस जो स्थायी भाव होता है उसके भाव को किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो जो है क्या होगा? स्थायी भाव होगा। और उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या जो है वो वैसे तो 9 बताई गई है, लेकिन वात्सल्य और भक्ति को अब अलग अलग जो है कहा जाता है, तो उनकी संख्या 11 कही जाती है।
विभाव का मतलब क्या है, देखिए विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। यानी जो स्थायी भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उनके जो कारण होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। विभाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। यानी आलंबन विभाव जो होगा, आलंबन विभाव यानी जिन वस्तुओं या विषय जिनके ऊपर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो नायक नायिका है, तो नायक नायिका इनके वजह से जो भाव मन में उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, वो आलंबन विभाव होंगे। क्लियर है। यानी विभाव जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियाँ वो जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं, उद्दीपन करती हैं, उनकी पुष्टि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विभाव कहा जाएगा। अब देखिए आलंबन विभाव हमने पढ़ा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब देखिए आश्रय आलंबन का मतलब क्या है, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। यानी आश्रय जिस व्यक्ति के मन में आदि भाव जो है, रति भाव आदि उत्पन्न होते हैं उसे तो आश्रय कहेंगे, और जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए होते हैं उसे विषय कहेंगे। क्लियर है। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, ठीक है, तो देखिए राम के मन में सीता के प्रति भाव जगा तो राम का मन जो है, राम क्या होंगे, राम जो है वो आश्रय हो गए, और किसके प्रति जगे, सीता के प्रति, तो सीता जो है वो क्या हो गई, विषय हो गई। क्लियर है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव हम उसको कहेंगे जिसके अंदर आप कह सकते हो कि जैसे देखिए जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके जो जैसे बाह्य चेष्टा है, बाह्य वातावरण है, उसको देखकर हमारे मन में अगर जो भाव जगते हैं तो वो जो है उद्दीपन कहा जाएगा। इंग्लिश में उद्दीपन को क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। ठीक है ना। तो जो चीज़ें हमारे मन में भाव जगाने के लिए एक तरह से उत्तरदायी होती हैं उनको हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, तो ये क्या होंगे, उद्दीपन विभाव होंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में। अब उस समय शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, वन के अंदर जो सुरमय है, जो एकांत वातावरण है, दुष्यंत के मन में रति भाव को और ज़्यादा क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। यहाँ पर शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं हैं, वन का एकांत वातावरण है, ये सब क्या कहा जाएगा, उसको उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। क्योंकि मन में जो भाव हैं उनको एक तरह से और भी ज़्यादा जो है वो क्या करता है, उसको जागृत करता है, तो उसको हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, रस किसे कहा गया है। ऑप्शन क, आनंद की अनुभूति को, साहित्य के पढ़ने को, साहित्य के सुनने को, या उपरोक्त सभी। तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा गया है, तो फर्स्ट का आंसर आपका क हो जाएगा। प्रश्न 2 है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, वी भाव, अनुभूति और संचारी भाव। ख दिया गया है स्थायी भाव, वी भाव, आलंबन और संचारी भाव। ग दिया गया है स्थायी भाव, वी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। घ दिया गया है स्थायी भाव, वी भाव, उद्दीपन और संचारी भाव। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा इसमें आपका ग। ठीक है, रस के 4 अंग जो हैं, स्थायी भाव, वी भाव, अनुभाव और क्या होता है, संचारी भाव होता है। ठीक है। प्रश्न 3, प्रत्येक रस का एक डैश होता है, वी भाव होता है, स्थायी भाव होता है, अनुभाव या संचारी भाव। तो प्रत्येक रस का एक जो है स्थायी भाव होता है। ख जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है,
जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। फोर्थ का ख जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे क्या कहेंगे? तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे संचारी भाव, आलंबन विभाव, अनुभाव या उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो इसका आंसर आपका घ हो जाएगा, उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति, रस के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कर रस के बारे में अधिकाधिक जानकारी संग्रहित कीजिए तथा रसों के नाम और उनके स्थायी भावों की सूची जो है वो आपको बनानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है आप अपनी बुक से इसमें से पढ़ सकते हो और आपको रसों के नाम, उनके स्थायी भावों की सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। ये रस है, ये स्थायी भाव है। तो पहला जो रस है वो क्या है? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। दूसरा रस है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा रस है करुण, ठीक है, करुण का मतलब इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। नंबर 4 है रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। नेक्स्ट है नंबर 5 है वीर, वीर का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। नंबर 6 है भयानक, भयानक का स्थायी भाव हो जाएगा भय, ठीक है, भय यानी डर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर 7 विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 8 अद्भुत, अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय यानी चकित कर देने वाला। नंबर 9 शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है वात्सल्य, जो कि जो है अब वात्सल्य और भक्ति रस, इसको भी अलग से रस जो है वो माना गया है। इसको मिला के टोटल 11 हो जाते हैं। तो वात्सल्य यानी वत्सलता, ठीक है। और नंबर 11 है भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा अनुराग। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है और ये वर्कशीट जो है आपकी कंप्लीट होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। इसमें आपको हर एक रस के स्थायी भाव जो है उनको याद करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।